एवरीवन, वेलकम टू इन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 भूगोल का पार्ट नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जब शाम हो जाती है सूर्यास्त के बाद, मतलब जब रात होने वाली होती है, शाम हो जाती है, तो आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे मतलब 2-3 चमकते बिंदु दिखते हैं पहले तो, और फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं और वो आसमान में चमकने लगते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आसमान में क्या क्या चीज़ें चमकती हैं। दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अब ये जो चमकीली वस्तुएं जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं, तो हम रोज़ चंद्रमा को देखते हैं और फिर वो अलग अलग आकार का हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा गोल हो जाता है। तो 1 महीने में जब हम उसको देखते हैं तो वो पूरा चांद हो जाता है धीरे धीरे होते होते 1 महीने में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, या फिर उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, और फिर हम उसको 15 दिन के बाद नहीं देख सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, और अगर आसमान उस दिन साफ़ होता है तो हम उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन दिन में नहीं देख पाते। अब हमारे मन में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम तारों को और चाँद को दिन में क्यों नहीं देख सकते? तो हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जो सूरज है, वो जो अपनी उसकी जो रोशनी होती है वो उनको उससे ढक देता है, जिसके कारण हमें वो नहीं दिखाई देते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और इन सब चीज़ों को क्या हम बोलते हैं? सूर्य, चंद्रमा और तारे को खगोलीय पिंड, जो हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। तो जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, मतलब जो चमकती वस्तुएं होती हैं आसमान में, वो कुछ बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो जो गैस से बने होते हैं और वो उनका आकार बहुत बड़े होता है, गर्म होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, तारा। और सूरज भी एक तारा है, क्योंकि वो गर्म भी है और उसके पास अपनी एक ऊष्मा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, और जो रात को तारे चमकते हैं वो सूर्य के समान है, क्योंकि सूर्य दिन में चमकता है और तारे रात में। और जैसे सूर्य गर्म होता है, ऐसे ही हमारे तारे भी गर्म होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। हम उनको अपने आप से बहुत दूर होते हैं, वो इसलिए हम उनको छोटा देख पाते हैं और हम उनको महसूस नहीं कर पाते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो आपने भी कभी ना कभी देखा होगा, जो चीज़ आपसे बहुत दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन अगर वही चीज़ हमारे पास होती है तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है। जैसे हवाई जहाज, तो हवाई जहाज जितना आसमान में ऊपर जाएगा हमें वो उतना ही छोटा दिखने लगता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो अलग अलग हम शेप के तारे भी देख सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है।
चित्र 1.1 अपने परिवार या पड़ोसी में बड़े किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर इस प्रकार के नक्षत्र मंडल है, मतलब ये दोनों भी एक नक्षत्र मंडल है। और हम सप्तऋषि में इनके ये जो समूह होता है तारों का, 7 तारों का समूह, हम इनको देख सकते हैं अपने बड़े किसी से कहलाकर। जैसे ये लड़की आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ये जो ध्रुव तारा है ये उत्तरी तारा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले समय में क्या होता था, जो लोग होते थे वो रात में जो दिशाएं होती थी उनकी, वो तारों से ही वो पहचानते थे। उत्तरी तारा उत्तर को दिशा बताता है, मतलब जो उत्तरी तारा होता है, जो उत्तर में तारा निकलेगा वो उत्तरी की दिशा बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। जैसा कि मैंने अभी बताया, ध्रुव तारा किसको बोलते हैं, जो उत्तर में निकलता था। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और ये जो होता है तारा, ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और इसी वजह से जो पहले के लोग होते थे वो पहचान जाते थे कि ये दिशा उत्तरी है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, और जो सप्तऋषि है हमारी, हम उसकी सहायता से जो उत्तरी तारा है, ध्रुव तारा है, उसको हम जान सकते हैं, उसकी स्थिति को जान सकते हैं कि वो कैसा है। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतित तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो जैसे ये लड़की देख रही है, पहले हमें ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम, ये पूर्व, और ये संकेतक तारा है, और जब वो सीधी देख रही है तो एक ध्रुव तारा है जो सबसे ऊपर है। तो इसी तरीके से वो अपनी जो उनकी दिशा होती थी वो पहचान लेते थे, ठीक है। और कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और जो कुछ खगोलीय पिंड है, मतलब जो आसमान में कुछ चीज़ें जो चमकती हैं जिसमें अपनी ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई बोलते हैं, सॉरी, शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ये क्या होते हैं, प्लैनेट होते हैं जो चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है, जिस पर हम रहते हैं, मतलब हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये भी एक क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और ये क्या करती है, ये अपना जो ऊष्मा होती है वो सूरज से, उसकी जो ऊष्मा है ये सूरज से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को अगर हम दूर से देखेंगे तो जैसे हमें चंद्रमा छोटा दिखता है, उसी तरीके से हमें क्या, पृथ्वी भी छोटी दिखेगी। तो ये हमें ये दे रखा है इसका चित्र, ये जैसे हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, शुक्र है जिसको वीनस बोलते हैं, पृथ्वी है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, जिस पर हम रहते हैं, मंगल उसको हम मार्स बोलते हैं, मरकरी जिसको हम बुध बोलते हैं, ये सूर्य है, येलो कलर का दिख रहा है ना, और ये जुपिटर है जिसको बृहस्पति बोलते हैं, यूरेनस को यूरेनस ही बोलते हैं, शनि है सैटर्न एंड नेपच्यून, ठीक है। और आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो हमें आसमान में चांद दिखाई देता है ये उपग्रह है, मतलब ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, और हमारे पास कितने ग्रह हैं, 7, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, नेपच्यून, मर्क्यूरी, ये सब। तो ये 7 हमारे पास अन्य ग्रह हैं, और हमारी पृथ्वी समान है, और इनके पास भी अपना क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो ये जितने भी सूर्य हैं और 8 ग्रह हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण। इन्हीं सब चीज़ों से क्या बनता है, हमारा सौरमंडल। और हम सौर का परिवार का नाम दे देते हैं, सौर परिवार का नाम दे देते हैं। और जिसका मुखिया कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है इसमें से, सूर्य, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है।
यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जो सूर्य है वो केंद्र में स्थित है हमारे सौरमंडल के, और ये बहुत बड़ा है और जो गर्म गैसों से बना है और ये बहुत गर्म है, ठीक है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये जो सूरज है ये बहुत गर्म है, एक आग का गोला कहा जाता है इसको। और ये जो है ये हमसे कितनी दूर है पृथ्वी से? 15 करोड़ किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, और ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आसान तरीका इसका जो है याद रखने का इनको ये है, सूर्य को उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। अगर आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी रख सकते हैं। तो हम जैसे देख सकते हैं क्या है हमारा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो ये है MVEMJSUN। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि क्या क्या हमारे प्लैनेट्स के नाम है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो ये जो सारे 8 ग्रह हैं ये मतलब टाइम पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और फिर ये पूरे क्या ये लाइन से फैले हुए हैं हमारे सौरमंडल में। तो ये क्या कहलाते हैं? हम इनको कक्षा बोलते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध है वो सूर्य के नज़दीक है, मतलब जो हमारे ये जो फैले हुए हैं इनमें सबसे पहले है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो मतलब ये जो बुध है ये जब चक्कर लगाता है सूर्य के, तो इसको एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, और जो शुक्र है वो पृथ्वी का क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो ये भी याद रखना है कि जो शुक्र है वो हमारी पृथ्वी के समान ही दिखता है। इसको हम क्या मानते हैं? जुड़वा ग्रह हमारी पृथ्वी का। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो हमारे पास एक प्लूटो भी था जिसको हम ग्रह मानते थे, लेकिन अब उसको हम नहीं मानते। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और जो सूर्य के तीसरे नंबर पे क्या आती है? हमारी पृथ्वी आती है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और आकार में कौन सा सबसे बड़ा? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ये ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है, और ये थोड़ी चपटी है ध्रुवों के पास से, तो इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? भू आब। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो ये क्या है? पृथ्वी के समान है, ठीक है। जो उसका आकार है वो पृथ्वी के समान है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही जीवन उपस्थित है, मतलब इसी पर ही जीवन है। कोई और जो ग्रह है उस पर जीवन नहीं है। और ये अगर हम पृथ्वी को दूर से देखेंगे तो ये नीली दिखाई देती है, क्योंकि जो ये पानी से ढकी हुई है वो कितना भाग ढकी हुई है? 2/3 से पानी ढका हुआ है इस पर, ठीक है। इसलिए हम इसको पृथ्वी के अलग उसमें क्या बोलते हैं? नीला ग्रह, क्योंकि इस पर पानी बहुत ज़्यादा है और इसी पर हमारा जीवन यापन भी है। चंद्रमा के बारे में अब पढ़ेंगे हम। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, और हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है थोड़ा क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से थोड़ा पास है। यह हमसे लगभग
3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। फिर भी लेकिन ये हमसे दूर है, लेकिन थोड़ा नज़दीक भी है, जिसके कारण हमें ये दिखाई दे जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का जब चक्कर लगाते हैं तो उसको कितने दिन लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में? 27 दिन, 27 दिन। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो इसी की वजह से हमें क्या एक ही इसका भाग जो दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब चंद्रमा पर जीवन नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, और इस पर क्या है? पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। और पूर्णिमा के दिन मतलब जिस दिन चांद पूरा हो जाता है उस दिन हम इनकी छाया को देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तारों, ग्रह और एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो जो तारे हैं, ग्रह हैं और जो हमारे उपग्रह हैं, जो मतलब आसपास हैं हमारे, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और ये किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। 1.2 में हम देखेंगे, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो ये क्या हुआ था? विस्फोट के बाद जो ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो लगाने वाले जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों, हम उनको टुकड़े जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उल्कापिंड। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। मतलब ये जब चक्कर लगा रहे होते हैं पृथ्वी पर तो ये बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिनसे इनसे हमें गिरने का डर भी होता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु की सांस ग्रहण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, और फिर जब तेज़ वायु चलती है तो ये जल जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ये जो होते हैं बिना, अगर थोड़े गर्म होते हैं तो पृथ्वी पर अगर ये चक्कर लगा रहे होते हैं तो ये पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। क्या आपने अपने तारे वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार में संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमने इतना पढ़ा कि जो तारे वाले जो खुले आकाश में जो बहुत फैली हुई जो सफ़ेद पट्टी होती है, तो इसी को हम आकाशगंगा कहते हैं, जो कि हमारे सौरमंडल में है। ये हमारे सौरमंडल का एक भाग है जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं। तो पहले भारत में इसकी कल्पना की गई थी, और फिर इसको बहती नदी भी कहा गया था। मतलब इसकी एक नदी से, जो बहती हुई नदी थी, उससे कल्पना की गई थी, और इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया था, क्योंकि नदी से आकाश की कल्पना की थी, तो इसी वजह से इसका क्या पड़ गया? आकाशगंगा पड़ गया। तो यही था पूरा हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।